रविंद्र आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन गुड मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजकुमार सिंह। जी हां, फिर कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेमन गुड मॉर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रोग्राम और बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ। तो रोज की बात आज हम फिर हाजिर हैं अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ और बात करेंगे आज के अखबारों के सुर्खियों की। संजय जी। शुक्रिया राजकुमार। तमाम दर्शकों को सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, शुक्रवार का दिन है, दिनचर्या शुरू हो इससे पहले रोज की भांति आज हम आपके सामने हाजिर हैं कई अखबारों को लेकर और उन अखबारों की सुर्खियों को लेकर, और इसके साथ ही किस अखबार ने अपने कौन से पृष्ठ में कौन सी खबरों को सबसे ज्यादा तरजीह दी है, इस पर हम बात करेंगे। नवभारत टाइम्स के साथ साथ नवभारत दोपहर का सामना, दबंग दुनिया, इसके अलावा और भी न जाने कितने अखबार हमारे पटल पर, लेकिन उन तमाम खबरों पर हम गौर करेंगे जो प्रमुख हो सकती हैं। जिस तरीके से सबसे पहले नवभारत टाइम्स की सुर्खियों पर हम गौर करेंगे। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है सत्यम घोटाले से संदर्भित राजू रामलिंगम, जिस तरीके से 7 साल की सजा सुनाई गई है सत्यम घोटाला, 10 लोगों को सजा, सब पर जुर्माना, सभी सजाएं एक साथ, किन्हें किन्हें हुई है सजा ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक ईमेल से हुआ था सत्यम घोटाले का खुलासा और कुल 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था उन तमाम इन्वेस्टरों को जिन्होंने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई इस कंपनी में लगाई थी। इसके अलावा 1,900 करोड़ रुपए गलत तरीके से कमाए राजू ने। इस मामले में फैसला आने में काफी समय लगा क्योंकि अदालतों में इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है, ये कहना है सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का। और उन्होंने इस मामले में क्या है पूरा मामला हम आपको बता दें। जनवरी 2009 में सत्यम घोटाला सामने आया। इसके अलावा 14,162 करोड़ रुपए निवेशकों के डुबोने का आरोप लगा है। 3,000 दस्तावेजों की हुई है छानबीन। इसके अलावा 226 गवाहों से हुई है जिरह। इसके साथ साथ 50 महीने चली मामले की सुनवाई और 30 महीने राजू और उसका भाई बी राजू ने बिताए जेल में। 10 आरोपियों को 7 साल की सजा, 5 करोड़ का लगा जुर्माना राजू पर। इसके अलावा 822 करोड़ रुपए रामलिंगा राजू और उनके परिवार के जब्त किए ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए की कीमत की 34 जमीन जायदाद जब्त की गई और राजू को मिली घोटाले की सजा। नवभारत टाइम्स ने और कई अखबारों ने अपने अपने तरीके से इस खबरों को प्रकाशित किया है। सबसे संक्षेप में आपको बताएंगे। सत्यम घोटाला मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजू लिंगम सहित 10 लोगों को कसूरवार ठहराया है। इसके साथ साथ बी रामलिंगा राजू सहित 10 लोगों को आरोपी करार दिया। ये घोटाला इस बात का उदाहरण है कि कैसे कोई कंपनी अपने खातों में गड़बड़ी कर अर्श से फर्श तक का
सफर तय करती है। और दरअसल हैदराबाद की कंपनी सत्यम के चेयरमैन बी रामालिंगा राजू की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने कंपनी के अकाउंट्स में मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और देनदारियों को छिपाया। घोटाला सामने आने से पहले कंपनी में 53,000 लोग काम किया करते थे। फॉर्चून 500 की श्रेणी में आने वाली 185 कंपनियां सत्यम की क्लाइंट थी। कंपनी का कारोबार 66 देशों में फैला हुआ था। और इसके साथ साथ दिसंबर 2008 तक सत्यम का एक शेयर तकरीबन 544 रुपए के आसपास था। ये सत्यम के कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस घोटाले में जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों को अब दोषी करार दे दिया गया है, जुर्माना ठोका गया, 7 साल की सजा सुनाई गई। और अब यह भी बताने की कोशिश की गई और साफ तौर पर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है राजकुमार की जिस तरीके से सत्यम का घोटाला हुआ। कानून व्यवस्था के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह व्यक्ति हो, अति विशिष्ट हो, तमाम जो लोग हैं वह कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं कहे जा सकते। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और इसके साथ साथ इस तरह की कंपनियां जो चंद मुनाफों का लालच देकर अपनी कंपनी को विस्तारीकरण में लीन हो जाती हैं और एक अंतराल के बाद कंपनी का शटर गिरता है, तमाम तथाकथित संचालक, डायरेक्टर सब के सब फरार हो जाते हैं। मामला एफआईआर में पंजीकृत किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है, आरोप भी लगते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन फिर जमानत मिलने के बाद एक बार फिर उसी नटवरलाल की दुनिया शुरू हो जाती है। यानी कुल मिलाकर सबसे बड़े घोटाले जिस तरीके से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को जो लेमन गुड मॉर्निंग शो से अभी अभी जुड़े हैं। भारतवर्ष में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, इसके साथ तेलगी घोटाला 20,000 करोड़ के आसपास का, सत्यम घोटाला 14,000 करोड़, बोफोर्स घोटाला 16 लाख डॉलर, चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए, इसके अलावा हवाला घोटाला 18 करोड़ डॉलर, हर्षद मेहता का जो कांड हुआ था ठगी का, घोटाले का, वह 4,000 करोड़ के आसपास का था। इसके अलावा केतन पारेख घोटाला 1,000 करोड़। ये है आरोपी। कौन कौन? सत्यम घोटाले के हम आपको बताना चाहेंगे। रामालिंगा राजू, बी रामा राजू, वदलामणि श्रीनिवास, सुब्रमणि गोपाल कृष्णन, टी श्रीनिवासन, बी सूर्यनारायण राजू, जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू, इसके अलावा श्री साइलम, वीएस प्रभाकर गुप्ता। इन तमाम वे लोग जो आलीशान चमचमाती कारों में घुमा करते थे, वह अब जेल के भीतर चक्की पीसेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फायदा किसे मिला है ये बताने की कोशिश की गई है। नवभारत के पृष्ठ क्रमांक 2 में रामलिंगा राजू और रमा, इनको तकरीबन 1802.81 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलने की बात सामने आ रही है। वदलामणि श्रीनिवास 29.5 करोड़, जी रामकृष्ण 11.5 करोड़, वीएस प्रभाकर कुमार गुप्ता 512.65 लाख रुपए के आसपास। इसके अलावा 6 करोड़ निवेशकों को करीब 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। यह घपला लंबे समय से चला आ रहा था, जिसे ऑडिटरों की मदद से अंजाम दिया जा रहा था। सत्यम पर साल 2001 और साल 2003 में भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन तब इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया था। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने इनके साथ किसी भी तरह के लेन देन पर 8 सालों तक के लिए पाबंदी लगा रखी थी। अब इतनी बड़ी खबर कि वर्ल्ड बैंक ने इस कंपनी पर लेन देन के चलते 8 लेन-देन पर 8 साल की पाबंदी लगाई थी। तो उस दौरान भारतीय जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? राजू ने 7 जनवरी साल 2009 को 7,136 करोड़ रुपए के घोटाले की बात स्वीकारी है। सीबीआई ने उन पर निवेशकों के तकरीबन 14,162 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और अवैध तरीके से 2,743 करोड़ रुपए अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। इस मामले की सुनवाई 50 महीने चली। दौरान
इस दौरान 30 महीने राजू उनके प्रबंध निदेशक भाई बी रामा राजू ने जेल में बिताए। कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीनिवास वदलामानी समेत अन्य अधिकारियों पर भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। यानी यह है कॉरपोरेट घोटाला। इस घोटाले में लिप्त उन तमाम निदेशकों, उन तमाम संचालकों के खिलाफ आरोप तय हो चुका है। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। संजय जी, आपने जो ये सत्यम घोटाले की बात कही, जो पूरा ब्यौरा बताया, इसमें 2 अहम चीजें आपने कही, जो 2 बड़ी बातें निकल कर आई। पहली बात यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कहीं ना कहीं कानून के दायरे में एक ना एक दिन लोगों को आना है। और दूसरी जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपने सुनाई अपने देश में हुए कुछ बड़े घोटालों की, मतलब अगर कहूं तो शायद ऐसे भी कुछ घोटाले हो सकते हैं जो जनता के सामने ना आए हो, मीडिया के सामने ना आए हो। लेकिन एक बात जो है कि कानून के नीचे तो हर कोई है, लेकिन कानून को फैसला सुनाने में इतना समय आखिर क्यों लगता है? देखिए, इसी के चलते दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस HL दत्तू के अध्यक्षता में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधान न्यायाधीशों की एक बैठक ली थी। और इसमें यही मुद्दा था राजकुमार, कि जिस तरीके से भारतीय न्यायपालिका है वह अपनी जगह चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन वहां तारीख पर तारीख की जो प्रणाली, एक प्रक्रिया चल रही है। अमूमन आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, इस तरह के डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं। लेकिन अब इस पर खुद प्रधान न्यायाधीश जो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के HL दत्तू साहब हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उसके लिए अब वो वचनबद्ध है। इसके लिए अकेले किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। एक अकेला चना पूरा भाड़ नहीं फोड़ सकता। लिहाजा उन्होंने केंद्र से भी इसकी अपेक्षा की है, एक्सपेक्टेशन किया है कि जहां जहां वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका केंद्र सरकार यदि उसका निराकरण करे तो समय रहते ही कई न्याय प्रविष्ट जो प्रलंबित पड़े मामले हैं न्यायालयों में, उसमें जल्द से जल्द सुनवाई होगी। और 5 साल के भीतर मामला चाहे जो भी हो, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के भीतर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। जो आरोपी हैं उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाए, और जो बेगुनाह हैं उनको न्याय मिल सके, ये काम होना चाहिए। तो इस पर लगभग हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हमने लंबे चौड़े एक लिस्ट बताई, जिस तरीके से भूमि आवंटन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, कई चीज, कचरा घोटाला, यानी इस भारत में घोटालों की यदि बात करें तो घोटाले की कहानी कभी समाप्त नहीं हो सकती। त्योहार आते हैं उतने घोटाले भी आते हो गए हैं करीब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया है कि व्यक्ति कोई भी हो, यदि वह आरोपी है, यदि उसके खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं, तो उसे सजा दिलाना न्यायपालिका का फर्ज है। और न्यायपालिका उसे पूरी ईमानदारी के साथ वहां तक पहुंचाती है जो कानून के मुताबिक, जिस तरीके से संविधान में जिन जिन धाराओं के लिए जो सजा मुकर्रर की गई है, वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया अब जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की के मौजूदगी में तमाम न्यायाधीशों की जो बैठक हुई है, उसमें यही कुछ देखने को मिला था। नहीं, सवाल वही है कि सजा जरूर मिलती है, लेकिन जो समय होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो न्याय मिलने की एक उम्मीद होती है वो कहीं ना कहीं लोगों में खत्म हो जाती है। जब वो न्याय मिलता है, कहीं ना अभी आप ही ने देखा कि जो 93 ब्लास्ट है, उसके जो सजा है, उसका जो केस है अदालत में, वो आज भी चल रहा है, जो कि चीज़ें क्लियर थी। ताजमहल में जो हमला हुआ, किसी से कुछ भी छुपा नहीं हुआ था, लेकिन वो भी केस चलने में और एक फाइनलाइज होने में कितना लंबा समय लगा, कितने विवाद उसमें उठे, आप भी जानते हैं। राजकुमार, एक चीज आपको बता दें, जिस तरीके से आपने कहा कि साल 1993 के जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये मामला कोर्ट में अब नहीं चल रहा है, क्योंकि इस मामले में जो भी आरोपी है उन्हें सजा दे दी गई है। अब ये बात अलग है कि उन तमाम सजा याफ्ता कैदियों के लिए अधिकार सुरक्षित है। वह दया याचिका संबंधित अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास अपना माफीनामा भेज सकते हैं। और आपने देखा, उसी खबर पर मैं आ रहा हूं कि याकूब मेमन की सजा जो फांसी के रूप में मुकर्रर की गई थी, अब उस पर पुनर्विचार संबंधित याचिका याकूब रज्जाक मेमन की तरफ से दायर की गई थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा बरकरार रखी है। मामला साल 1993 का है, जब मुंबई में क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार
बम धमाके 12 अलग अलग स्थानों पर करवाए गए थे, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जानें गई थी। 750 के आसपास लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। जो भी पीड़ित है राजकुमार, उसके परिवार से यदि पूछा जाए तो उस घटना को याद करते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मामला भी इतना संगीन था। और उसी दौरान इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कासकर को मौका मिला। उसने इन तमाम जिस तरीके से ये षड्यंत्र, ये साजिश रची थी, उसको अंजाम देने के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई से पलायन कर वह जाके अरब देश में बैठ गया। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला 12 मार्च 1993 का दिन था। टाडा स्पेशल कोर्ट ने याकूब मेमन समेत कई लोगों को दोषी करार दिया है। मार्च 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन उसके बाद उसने राष्ट्रपति महोदय के सामने अपनी मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका जो है वो दाखिल की थी, जिसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, इससे संबंधित याचिका याकूब मेमन की अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई थी। लेकिन अब ये सारी चीजें साफ हो चुकी हैं। याकूब मेमन जो भगोड़े टाइगर मेमन का भाई है, टाइगर मेमन जो मुख्य साजिश करता, उसके बाद उसका ये भाई और ये मेमन बंधुओं की उनका जो पूरा हाथ था इस पूरे ब्लास्ट में, उसमें अब उज्जवल निकम साहब का एक बयान आया है कि रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद मेमन के पास फांसी के फंदे से बचने के लिए अब क्यूरेटिव पिटीशन का रास्ता बचा है। यदि वो भी खारिज हो जाए तो फिर राष्ट्रपति के सामने मर्सी पिटीशन वो कर सकता है, यानी कि आपने बताया कानून के बारे में। लेकिन हमारे यहां यदि कोई आरोपी गिरफ्तार होता है, उसे कोर्ट में जब न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो माननीय न्यायाधीश महोदय पहला सवाल उससे यही करते हैं, उसके वकील के बारे में उससे पूछते हैं। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं। आपने देखा होगा 26/11 में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब की जब गिरफ्तारी हुई थी राजकुमार, तो उस दौरान हमारे यहाँ से उसे वकील दी गई थी। भले उन वकीलों पर विवाद पैदा हुआ हो, लेकिन वकील दी गई थी और उन तमाम अपने पहलुओं को रखने का हर आरोपी को मौका दिया जाता है। भारतीय संविधान में जो आरोपी हैं वो कुछ ऐसे लूपोल हैं जिसे इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों से बच जाते हैं। यही कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसके बाद 1700 ऐसे कानून को, जो छोटे मोटे कानून हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शोभा डे से संबंधित खबर है। शोभा डे को शिवसेना ने मुंबई और महाराष्ट्र की जो मुख्य चीज कही जाती है मिसल और वड़ा पाव, वो उन्होंने दी है। मल्टीप्लेक्स मालिकों और मराठी फिल्म निर्माताओं के साथ गुरुवार को विधान भवन में सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े के साथ हुई बैठक में ये तय किया गया कि अब मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों का प्राइम टाइम दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक होगा। संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने एक बयान में कहा कि शाम 6 से 9 बजे के प्राइम टाइम के अलावा यदि मराठी फिल्म निर्माता अपनी फिल्में दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच दिखाने को तैयार होंगे तो मल्टीप्लेक्स मालिक उन्हें उस समय से भी एक स्क्रीन उपलब्ध करवाएंगे। तावड़े ने कहा कि मल्टीप्लेक्स मालिकों के लिए सरकार का फैसला मानना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले के मुताबिक दोपहर 12 से रात 9 बजे तक प्राइम टाइम में मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों के 124 शो दिखाने अनिवार्य होंगे। इनमें सुबह 8 या रात 9 बजे दिखाए जाने वाले मराठी फिल्मों के शो शामिल नहीं किए जाएंगे। इस चर्चा में तय हुआ कि शो के समय को लेकर यदि विवाद हुआ तो उसे निपटाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में 2 मल्टीप्लेक्स मालिक और 2 मराठी फिल्म निर्माता शामिल होंगे। बात फिर मराठी और मराठी फिल्म की, लेकिन उनका क्या जो मराठी मूल के हैं, उनका क्या जो मराठी परिवार से है, उनका क्या जो इस मुंबई, इस महाराष्ट्र के मुख्य भूमिपुत्र हैं। क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? क्या उनके दैनिक दिनचर्या में जिस तरीके से उनके सामने कई मुसीबतें खड़ी होती हैं, क्या उसका सुध लिया जाता है? तो क्या सिर्फ ये कह देना कि मल्टीप्लेक्स में आप मराठी फिल्में दिखाइए, कि मराठी फिल्म देखने वाले दर्शकों की कुल संख्या कितनी है, क्या ये आंकड़ा किसी के पास है? जिस तरीके से मराठी स्कूलों में जो मराठी बच्चे पढ़ते हैं मराठी भाषी, क्या मराठी परिवार अपने बच्चे को मराठी मीडियम में डालने के लिए तत्पर रहता है?
ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना होगा महाराष्ट्र सरकार को। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना उन लोगों का है जिन जिन लोगों से हमने जवाब तलब किया था और उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, खास करके इस मामले में। अब बढ़ते हैं दोपहर का सामना, जिसकी संपादकीय में खबर है, बाढ़ ने ही पैसे खाए। बैंक में रखा गया पैसा या मूल्यवान चीजें सुरक्षित रहती हैं, इसी विश्वास पर बैंक क्षेत्र का सारा कारोबार चल रहा है। उसकी बुनियाद इस विश्वास की नींव पर खड़ी है। भले ही फिर कई बैंकों में घोटाले हो रहे हों, निदेशकों के मनमाने और भ्रष्ट कामकाज चल रहे हैं, गलत प्रबंधन के कारण कुछ बैंकें आर्थिक रूप से कमजोर भी हो रही हैं, इनमें से कुछ बैंकें डूब जाती हैं, फिर भी इन सब के कारण संपूर्ण बैंकिंग कामकाज ठप हो गया है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैंक के खातों में रखे गए पैसे सुरक्षित हैं। बैंक के लॉकर में हमारे द्वारा रखी गई हमारी मूल्यवान वस्तुएं, दस्तावेज, कागजात इत्यादि सामग्रियां क्या सुरक्षित है, इस विश्वास में अभी दरार नहीं पड़ी है। यानी गधे ने अभी तक पूरा खेत नहीं खाया है। यानी प्रादेशिक लेवल पर जो कोऑपरेटिव सहकारी बैंक हैं, कहीं ना कहीं उनको अप्रत्यक्ष रूप से तमाचा शिवसेना के इस मुखपत्र सामना के संपादकीय के माध्यम से मारने की कवायद की गई है। ये मेरे हाथ में दोपहर का सामना है। साफ तौर पर इस खबर को पढ़ने के बाद मुंबई बैंक का भी याद आता है, जिसके ऊपर कई लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भले ही उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पूर्व विधायक प्रवीण दरेकर, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उन्होंने हासिल की है, उनका भी नाम है। लेकिन आपको आगे बता दें, इस जानकारी ने बैंक की सुरक्षितता पर प्रहार किया है। पिछले 7 साल में देश भर के विभिन्न बैंकों से थोड़े बहुत नहीं बल्कि 27,800 करोड़ रुपए गायब किए गए हैं। जाली कागज पत्र, बनावटी क्रेडिट डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और नकली कागजात के बल पर कर्ज लेकर गायब होने के रास्ते का इस्तेमाल कर आपके और हमारे खाते से तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। ये सारा कामकाज बैंक अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है, इसलिए इस मामले में संदेह की सुई उन घूमना स्वाभाविक है। 27,800 करोड़ रुपए में से 24,000 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी बैंकों में से स्वाहा हुए हैं। निजी बैंकों में हुआ भ्रष्टाचार 4-4.5 हजार करोड़ का है। संक्षेप में इस बहाने सरकारी बैंकों की विश्वसनीयता पर जो अधिक मानी जाती है, उसका पर्दाफाश हुआ है। तो कहीं ना कहीं से उंगली उठी है उन बैंकों पर जिन बैंकों में फर्जी का दस्तावेज बनाकर औने पौने तरीके से लोन के पैसे बांट दिए जाते हैं, और उसके बाद लोन लेने वाले व्यक्ति का जब खोज की जाती है, रीपेमेंट जब बैंक में नहीं होता है, तब जाके ये मामला उजागर होता है और चुपचाप मामले को दबाने की कोशिश भी की जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोमिंग होगी सस्ती, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने रोमिंग की दरों में कटौती की है। ये 1 मई से लागू होगी। हालांकि अब ग्राहक ऐसी स्कीमों का फायदा नहीं उठा सकेंगे जिसके तहत वो होम सर्कल के रेट पर कॉल कर सकते थे। इसके अलावा जिस तरीके से कई खबरें आई है, अस्पतालों में लगेगी दवाओं की लिस्ट, ये कहना अब मरीजों को अस्पतालों में घुसते ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी दवा उपलब्ध है और कौन सी नहीं। इस तरह सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और मेडिकल स्टोर दवाओं के लिए मरीजों से आनाकानी भी नहीं कर सकते हैं। इससे मरीजों का भार कम होगा। ये घोषणा विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राम शिंदे ने दी है। खबर महाराष्ट्र की है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के दौरान विजय वडेट्टीवार और यशोमती ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि कुत्ते और अन्य जीवों के काटने से पीड़ित मरीजों के लिए एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही वे राज्य के सभी दवाखानों में सर्पदंश के बचाव के लिए भी टीके उपलब्ध होंगे। सलमान खान को दोषी ठहराए कोर्ट। हिट एंड रन मामला। अभियोजन पक्ष ने साल 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दोष सिद्ध की गुरुवार को मांग की है। तो अब क्या सलमान खान को दोषी ठहराया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। संजय जी, आपको एक बार फिर समय की कमी के चलते मुझे रोकना पड़ रहा है। फिलहाल आपने जो खबरें दी, जो लोगों को जानकारी दे, उससे मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जरूर लाभान्वित होंगे, और आज के शो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो बात वही है कि एक बार फिर तमाम खबरों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, नई खबरें बनी, लेकिन उसका असर कहां तक होगा, सरकार इस पर कहां तक बात कर पाएगी, ये फिर अब आगे पता चलेगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।